हेलो 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 नमस्ते। वेलकम टू अपना प्लेनेट ऑर्बिट टू सक्सेस एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का एमपी की इस क्लास में। और आज मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा लेट हो गए हैं हम। और कल से दोस्तों समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा और कोशिश करेंगे कि एमपी की क्लास जो है वो 9 बजे शुरू हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 9:15। उससे लेट हम नहीं करेंगे। आज थोड़ा लेट हो गए क्योंकि इसके पहले जो है वो क्लास थी और थोड़ा सा चीज़ों को सेटअप करने में थोड़ा समय लग गया। तो जल्दी से जुड़ जाइए भाई। हेलो संस्कार, हेलो प्रिंसी, हेलो सोनाली, नम्रता, हेलो शिवम। बढ़िया यार, सब लोग लगभग आ रहे हैं। जल्दी से जुड़ जुड़ जाइए और फिर आज की इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और कौन कौन आ गया है भाई? हेलो भारती, हेलो हेलो हेलो। चलिए भाई, आज की क्लास को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अब तक की एमपी की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत सेटिस्फाइंग लगी होगी। आपको क्लासेस बड़ा संतुष्ट आपने महसूस किया होगा। और देखिए, बहुत जल्द दोस्तों एमपीपीएससी प्रीलिम्स की एक और क्लास जो है वो शुरू होने वाली है, बहुत जल्द। ठीक है। और वहां पर क्या शुरू करने वाले हैं वो भी मैं आपको अभी बता देता हूं। दोस्तों, हम शुरू करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स में। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के अंतर्गत दोस्तों यूनिट नंबर 10। तो दोस्तों, सबसे पहले यूनिट नंबर 10 जो है वो शुरू करवाई जा रही है आपकी। और हमारी ये कोशिश होगी दोस्तों कि हम फरवरी में इस यूनिट नंबर 10 को पढ़ के खत्म कर दें। और ये यूनिट नंबर 10 जो है वो हम दोस्तों नाइट में ही पढ़ेंगे। तो इसकी भी आपको चिंता नहीं करना है कि आपको अलग से कोई टाइम निकालना है क्या। बिल्कुल अलग से कोई टाइम नहीं निकालना है दोस्तों। पहले पढ़ेंगे एमपी, और एमपी के बाद दोस्तों हम यूनिट 10 पढ़ेंगे। और यूनिट 10 में क्या है दोस्तों? यूनिट 10 में है एमपी की जनजातियां। देखिए, पहले मैं इसलिए इसको पढ़ा रहा हूँ, वैसे तो हम पहले और भी चीजें पढ़ सकते थे, पर पहले मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ये क्योंकि एमपी से ही लगा हुआ टॉपिक है, एमपी की जनजातियां। और कहने को एमपी के अंतर्गत ही आता है, लेकिन हमको यहाँ पर काफी डिटेल में यहाँ पर इस चीज को देखना पड़ेगा। तो देखिए, चूंकि एमपी पढ़ रहे हैं इसलिए एमपी से लगा हुआ एक पूरा टॉपिक पढ़ लेते हैं। और एमपीपीएससी प्रीलिम्स में 10 नंबर यहाँ से आते हैं दोस्तों, और एक छोटी सी यूनिट है। जल्दी से जब हम इसको पढ़ लेंगे ना, तो एक कॉन्फिडेंस आप सबके अंदर जो है वो आएगा। ठीक है। हेलो 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 रितिका, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और भाई, जैसे ही ये यूनिट 10 खत्म होगी, उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर यूनिट 6 जो है वो सबसे पहले करवाएंगे। तो इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। और उसके बाद दोस्तों यूनिट 5 यहाँ पर करवाएंगे। ओके। तो ये है टाइमलाइन, यूनिट 10, यूनिट 6 और यूनिट 5। काम बहुत तेजी से हमारा चल रहा है। ठीक है, बहुत जल्द आपको ये जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो परेशान नहीं होना है, कोई एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। जैसा रूटीन चल रहा है वैसे ही चलेगा, रात में ही क्लासेस लगेंगी। ज्यादा हम आपको परेशान नहीं करेंगे, बस बने रहना है। ठीक है। प्रिंसी, एमसीक्यू कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं अपन, है ना। अपन यहाँ पे नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज। आज अपना नया टॉपिक रहने वाला है। ये तो लिखा हुआ है भाई, कहाँ गया? ये लिखा हुआ है, ये देखो, मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह। और आज की हमारी क्लास की जो, ये कह लो आप, नोटिफिकेशन है, आप तक पहुंची होगी। और उस नोटिफिकेशन का नाम भी यही रहा होगा। तो आज एमसीक्यू नहीं पढ़ेंगे प्रिंसी। एमसीक्यू पढ़ने का पैटर्न अपना सिंपल है, एक टॉपिक होता है, फिर उसके एमसीक्यू पढ़ते हैं। ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश का गठन और मध्य प्रदेश के इंट्रोडक्शन को पढ़कर उसका एमसीक्यू लगाया अपन ने। फिर अपन ने जनगणना पढ़े, उसका एमसीक्यू लगाए। अब मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह पढ़ेंगे, फिर इसके एमसीक्यू लगाएंगे। ठीक है। बिल्कुल रितिका, मैराथन भी लगाने वाले हैं, मैराथन भी लगाने वाले हैं अपन। ठीक है, मैराथन बिल्कुल लगाएंगे। टाइम तो एडजस्ट करो तुम सब लोग। किस टाइम लगाए मैराथन बताओ? मैराथन लगाने के लिए चाहिए भी तो अपन को 5-6 घंटे। और 5-6 घंटे अपन निकालेंगे कब? संडे को तो टेस्ट सीरीज है। ठीक है, बाकी टाइम पर फिर तुम सब लोग अलग अलग टाइमिंग बताते हो, तो पॉसिबल नहीं। तो मैराथन लगाना तो चाहते हैं, फिर लगाएंगे मैराथन। अगर तुम लोग रेडी हो जाओगे ना, अगर तुम रेडी हो गए तो फिर लगभग लगभग 8:30 बजे से, लगभग लगभग 8:30 बजे से रात के 12:30 बजे तक 4 घंटे की मैराथन हम लगा सकते हैं, हफ्ते में कम से कम 2 बार। तो अगर तुम लोग रेडी हो जाओगे तो जो यूनिट नंबर 10 है वो तुम्हें मैराथन में पढ़ा देंगे। यूनिट 10 जो है वो मैराथन में पढ़ा देंगे, अगर तुम रेडी हो जाओगे तो।
हफ्ते में 2 बार करके पढ़ा देंगे, तो हम उसकी चर्चा बहुत जल्द करने वाले हैं। अच्छा मुझे सिंपल सी बात बताओ। अरे हाँ भाई, संस्कार अभी तो कहा, यूनिट 10 के बाद यूनिट 6 पढ़ेंगे अपन। यूनिट 10 के बाद यूनिट 6 पढ़ेंगे भाई। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम के पहले करवा देंगे वो सब यूनिट, कह दिए मतलब करवा देंगे। वैसे भी मैंने कहा मैंने एक तो तुम्हें कहा रखा था कि मार्च से करवाएंगे, मैं कह रहा हूँ फरवरी से, तो और पहले आ गए ना चीजें। मैंने तो कहा था कि मार्च में करवा देंगे पूरा का पूरा यूनिट 6, तो उसी की तैयारी चल रही है बिल्कुल। अब एक साथ सबकी डिमांडें पूरी नहीं हो सकती ना यार, अब एक एक करके चलते हैं। अच्छा मुझे ये सिंपल सी बात बताओ, एक सिंपल सी बात मुझे बताओ, सैटरडे नाइट रख सकते हैं? भैया देखो, सारा बर्डन सैटरडे मत डालो, क्योंकि सैटरडे थोड़ा सा चिल भी रखना पड़ता है चीजों को, हफ्ते भर की थकान हो जाती है। ठीक है, तो सैटरडे के भरोसे मत रहिए, सैटरडे के पहले बात कीजिए। मतलब अपन सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में अगर 2 बार बैठ जाए ऐसा कि भैया नहीं हमको आज 3-4 घंटे पढ़ना है, तो फिर अपन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ उसका तरीका निकाल लेंगे। अच्छा मुझे सिंपल सी बात बताओ, क्या आप सब लोग जूम मीटिंग में आने के लिए तैयार हो एक दिन? क्या आप जो है वो किसी दिन जूम मीटिंग पे आ सकते हो? सब लोग जूम या गूगल मीट पे आ सकते हो क्या? बताओ भाई, ऑनलाइन एक मीट कर लें क्या अपन लोग? मॉर्निंग में करेंगे 10 बजे के करीब करीब। बताएं भाई, मॉर्निंग में 10 बजे के करीब करीब एक मीट कर लें क्या? जो भी लोग कर सकते हैं, अरे संस्कार सॉरी क्यों कह रहे हो भाई? जो भी लोग मीट करने के लिए तैयार हैं यस लिख के भेजें। ऑनलाइन मीटिंग कर लें क्या, उसमें खुल के बात हो जाएगी। क्या होगा, आमने सामने आप बता देना, क्योंकि देखो बहुत सब लोग अपना अपना बताएंगे कि भाई हमें कब पढ़ना है, कब किसका क्या टाइमिंग है। क्या है, चैट में बहुत समय लग जाता है, उसमें तुरंत डिसीजन हो जाएगा और एक डिसीजन पे अपन पहुंच जाएंगे। क्योंकि बार बार रणनीति नहीं बदली जा सकती, बात समझिए। बार बार टाइम टेबल भी बदलना अच्छा नहीं लगता। एक बार सर्व सम्मति से एक अपन म्यूचुअल जो निकाल लेंगे, और थोड़ा सा एक एक अपनी वर्चुअल मीटिंग भी हो जाएगी। 2 ही लोग रेडी हुए, तुम लोग रेडी नहीं होते हो, तुमको डर लगता है आने में, गूगल मीट में आने में डर लगता है तुम लोगों को। अरे चिंता मत करो, मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। नहीं अब अच्छा, अब तुम लोगों को नेटवर्क पहुंचा, अब तुम लोग रिप्लाई कर रहे हो। हाँ यार, सबके ओपिनियन आ जाएंगे, सब करवा देंगे बिल्कुल। शिवम, भारती, रितिका, संस्कार, सब ठीक है यार, ठीक है। ओके ओके। क्या है, एक्यूरेसी के साथ बात हो जाएगी, है ना? या तो ऐसा कर लो, या तो फिर अपनी अपनी पसंद का टाइम लिखकर अपना प्लेनेट के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर दो। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, मुझे सैटरडे तक सब कुछ ड्रॉप कर देना भाई, सैटरडे तक जो है वो, या तो मैसेज ड्रॉप कर दो तो बेहतर रहेगा, वरना फिर तुम्हारा ही लॉस है भाई। तुम दूसरों का मत देखो, तुम अपना देखो कि तुम्हें कब सुटेबल टाइम लग रहा है। तो हमें जो लगेगा कि भाई ये टाइम सुटेबल है, वहां उस पे आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए आज की पढ़ाई अब शुरू करते हैं, बहुत हो गई बातचीत, वैसे भी लेट है हम। चलिए, आज हमारा बहुत ही सिंपल टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह। आप सभी जानते हो, जैसे हमारे भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह है, उसी तरीके से हमारे राज्य एमपी के भी दोस्तों राजकीय प्रतीक चिन्ह हमें देखने हैं। अब देखिए, मध्य प्रदेश के काफी सारे राजकीय प्रतीक चिन्ह दोस्तों यहाँ पर हैं, और इनके बारे में थोड़ा सा हम बात यहाँ पर करते हैं। देखिए, बहुत सारे राजकीय प्रतीक चिन्ह दोस्तों हैं। ठीक है, अब अगर मैं सिंपल सी बात आपसे करूं, तो देखिए सबसे पहले राजकीय प्रतीक चिन्ह की बात करें तो हम मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह की बात सबसे पहले करते हैं। मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह की दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बात जो है वो कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल यार, करते हैं, उस पर बात करते हैं। अब थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो, टाइम अपन एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वरना जैसा चल रही है, जैसी व्यवस्था चल रही है बिल्कुल वैसी ही व्यवस्था रहेगी। तो देखिए, हम स्टेट
एम्बलेम पर बात कर रहे हैं, राजकीय चिन्ह पर बात कर रहे हैं। आप सभी जानते हो कि जिस तरीके से दोस्तों भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह भी है। और कुछ इस प्रकार का होता है मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह, कुछ इस प्रकार का होता है। और इस राजकीय चिन्ह को जरा अच्छे से देख लीजिए, यहां पर ऊपर की तरफ लिखा होता है मध्य प्रदेश शासन। अभी मैं आपको इसको जूम में भी दिखा, मतलब बड़ा करके भी दिखाने वाला हूं। तो मध्य प्रदेश शासन यहां पर लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो ऊपर लिखा रहता है मध्य प्रदेश शासन, ये यहां पर देखिए, अब बेहतर जो है वो तुम्हें दिखने वाला है। तो ये लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन, और नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। और दो यहां पर फसलें हैं, उसकी बालियां जो है वो यहां पर आपको दिख रही होगी। ठीक है, दो बालियां जो है वो आपको यहां पर दिख रही होंगी। ये देखो, यहां पर भी है, उसमें भी दिखा देते हैं। ये देखिए, तो एक गेहूं की, सॉरी, इस तरफ एक आपको बाली दिखाई दे रही है और इस तरफ एक आपको बाली दिखाई दे रही है। तो दो फसलों की जो है वो बालियां हैं। एक तरफ है धान दोस्तों, इस तरफ है पैडी, पैडी मतलब हो गया धान। और इस तरफ है दोस्तों गेहूं, गेहूं मतलब की वीट। याद रखना। क्या बात समझ में आ रही भाई? मध्य प्रदेश शासन लिखा है ऊपर की तरफ, नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। दोस्तों ये कौन सा साइड है? लेफ्ट साइड, मतलब कि दोस्तों बाईं ओर। दोस्तों अगर हम बात करें किस तरफ, अगर हम बात करें बाईं ओर, ये है बाईं ओर। तो बाईं ओर आपको पैडी मतलब कि धान देखने को मिलती है, और दाईं ओर आपको गेहूं की बालियां देखने को मिलती है। तो बाईं ओर धान और दाईं ओर गेहूं की बालियां देखने को मिलती है। और मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में ये जो दोनों बातें हैं वो ये बताती है कि हमारा जो राज्य है वो एक एग्रेरियन इकोनॉमी वाला राज्य है, मतलब कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। हमारे यहाँ के ज्यादातर लोग फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड उनका जो है वो लिवलीहुड होने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा इतनी बातें। चलो यहीं पे आओ, फिर हम पूरे इस चिन्ह को देखते हैं। देखो मध्य प्रदेश का जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है, उसमें बाहर की तरफ 24 स्तूप अंकित हैं। वापस वहीं जा रहा हूं मैं, ये देखो, ये जो बने हुए ना, ये एक स्तूप है। तो मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह में बाहर की तरफ स्तूप बने हुए हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 24। तो पहली बात तो आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह में बाहर की ओर क्या है? स्तूप है ना? ये स्तूप है भाई, और स्तूपों की संख्या कितनी है? 24। स्तूप के अंदर की तरफ हम आए तो स्तूप के अंदर हमें एक वृत्त देखने को मिलता है, और इस वृत्त में ऊपर की तरफ लिखा है मध्य प्रदेश शासन, नीचे की तरफ लिखा है सत्यमेव जयते। इसकी बाईं ओर है धान, पैडी, और दाईं ओर है वीट मतलब की गेहूं। और ये दोनों ही चीजें मध्य प्रदेश की कृषि प्रधानता को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? कृषि की प्रधानता को दर्शाती है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो वृत्त है, ये पूरा का पूरा दोस्तों जो वृत्त है, वृत्त, ये मध्य प्रदेश की प्रगति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्रगति को। और ये धान और जो गेहूं है, ये दोनों किसको दर्शाते हैं? कृषि की प्रधानता को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? कृषि की प्रधानता को दर्शाते हैं। क्या बात समझ में आ रही भाई? एक एक बातें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से चीजें आपसे कुछ भी पूछी जा सकती है। अगर उन्हें डिटेल में पूछना रहा ना, तो वो पूछ लेंगे आराम से आपसे। और ऐसे क्वेश्चन एमपीपीएससी में पहले भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि आप इन्हें सिली क्वेश्चन या नॉर्मल जनरलाइज बातें कह के छोड़ दो, ऐसा नहीं है। डिटेलिंग पूछी जाती है ना, क्योंकि डिटेलिंग ही बताती है कि आपने मध्य प्रदेश का जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है उसे गौर से देखा भी है कि नहीं देखा। तो इसलिए हम इतने गौर से देख रहे हैं। बाहर की तरफ रहते हैं 24 स्तूप, अंदर की तरफ व्हाइट कलर का आपको जो है वो एक, ये देख लो कि खाली जगह देखने को मिल रही है, जो पीछे व्हाइट उस पर बना है ना ये मैप, तो पीछे का व्हाइट कलर है वो। और आपको एक रेड कलर का सर्कल देखने को मिल रहा है, और ये जो सर्कल है ना, ये मध्य प्रदेश की प्रोग्रेस को दर्शाता है। इसमें दाईं ओर गेहूं, बाईं ओर धान है, नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, ऊपर लिखा है मध्य प्रदेश शासन। ऊपर क्या लिखा है? मध्य प्रदेश शासन जो है वो लिखा है। इसके अलावा बीचों बीच आपको अशोक स्तंभ के
अशोक स्तंभ का सिंह देखने को मिलेगा, जो कि भारत का राजकीय प्रतीक चिन्ह है। वो मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह के बीचों बीच है अशोक स्तंभ, जो कि अशोक स्तंभ जिसको हम कहते हैं, जहां का सिंह लिया गया है, सारनाथ में स्थित है, सारनाथ स्तंभ भी कहलाता है। और इस शेर के पीछे आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद। तो पीछे बरगद है और इसके ऊपर मध्य प्रदेश शासन और नीचे की तरफ सत्यमेव जयते जो है वो लिखा गया है। ठीक है भाई, क्या इतनी बातें समझ में आई? क्या इतनी बातें समझ में आई? ठीक है, फिर से इस पूरी चर्चा को देख लेते हैं भाई, क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ एकदम नए हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं वो एमपी को। देखिए दोस्तों, ये है मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक चिन्ह। ये क्या है? राजकीय चिन्ह है हमारा। और इस राजकीय चिन्ह की अगर हम बात करें तो इस राजकीय चिन्ह में हमें बाहर की तरफ ये क्या देखने को मिलते हैं? बाहर की तरफ हमें देखने को मिलते हैं स्तूप। और स्तूपों की संख्या कितनी है? 24। फिर इस स्तूप के अंदर हमें देखने को मिलता है एक सर्कल, वृत्त। और यह वृत्त क्या बताता है? मध्य प्रदेश की प्रगति को बताता है। ठीक है, इस वृत्त के अंदर हमें दो फसलें देखने को मिलती है। इस तरफ देखने को मिलती है हमें दाईं ओर, इस तरफ हमें दाईं ओर क्या देखने को मिलती है? गेहूं की बाली। और इस तरफ है बाईं ओर हमें देखने को मिलती है धान की बाली। तो बाईं ओर क्या है? धान। ठीक है, मध्य में हमें देखने को मिलता है अशोक स्तंभ का शेर। पूरा अशोक स्तंभ नहीं है, अशोक स्तंभ का क्या है? सिंह हमें दिखाई देता है। और इस सिंह के पीछे है बरगद का पेड़, जो कि हमारा राजकीय वृक्ष है। नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये सबको पता है कि सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और ऊपर की तरफ लिखा है मध्य प्रदेश शासन। ऊपर की तरफ क्या लिखा रहता है? मध्य प्रदेश शासन। क्या बात समझ में आ रही? और ये है दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक चिन्ह, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जल्दी से इसे एक बार देखिए, है बहुत ही बेसिक बातचीत, पर इतनी डिटेलिंग से हो सकता है कि आपने पहले नहीं देखा हो। ईमानदारी से बताओ भाई, कितने लोगों को ये चीजें पहले से पता थी? जल्दी से बताओ, कितने लोगों ने पहले इतने गौर से इसे देखा है? ईमानदारी से बताओ, ऐसी कोई बात नहीं है कि पहली बार देख रहे हैं कि कौन सी बार देख रहे हैं। नहीं देखा था तो नहीं बोलो। उससे हमें समझ में आता है कि भाई आखिरकार हमने कितनी डेप्थ में चीजों को देखा है। बिल्कुल, पहली बार ये भाई तुम जो हैंड रेस कर रहे हो, ये किसके लिए कर रहे हो? देखा कि नहीं देखा? देखा। ये किसके लिए कर रहे हो? और बताओ भाई, अरे आप लोग हैंड रेस जो भेज रहे हो, ये तो बताओ कि देखने वाले भेज रहे हो या पहली बार देखा है या इसके पहले देख चुका है, इसके लिए भेज रहे हो? सर देखे हैं, पर इतनी डिटेल आज फर्स्ट टाइम पढ़े। शिवम कह रहा पहली बार, रितिका कह रही है देखे हैं। अच्छा,
चलो, तो जितने लोगों ने देखा है मुझे ये बताओ कि ये जो राज की प्रतीक चिन्ह है ये किसने डिजाइन किया है। अब अगर तुमने इतने ही डिटेल से देखा है तो किसने डिजाइन किया है बताओ भाई। सर थोड़ा बहुत ही पता था, इतना ब्रेकडाउन नहीं हुआ अब तक। नम्रता कह रही सर देखें। हाँ तो नम्रता, अगर आपने देखा है, रितिका आपने देखा है, बीना ने देखा है, तो बताएं कि ये जो आप प्रतीक चिन्ह देख रहे हैं इसका डिजाइनर कौन है भाई। बताएं जल्दी से, इसका डिजाइनर कौन है। देखो इसमें इतना समय इसलिए ले रहे हैं, छोटा सा टॉपिक है अपना और बड़े डिटेल से हम इसको पढ़ने वाले हैं। आराम से पढ़ेंगे आज के इस टॉपिक को। भाई बताओ जल्दी से, तुम लोग क्या गूगल करने लगे क्या? ऐसे कैसे गूगल में इतनी इजीली मिल जाएगा तुम्हें? झूठ बोलते हो तुम लोग, नहीं पढ़ा तुमने इसके पहले अच्छे से। दोस्तों इसके डिजाइनर जो है, ये तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। इसके जो डिजाइनर है दोस्तों, इसके जो डिजाइनर है ये हैं रामचंद्र माहेश्वरी। कौन है? रामचंद्र माहेश्वरी जी को इसका क्या माना जाता है, डिजाइनर जो है वो माना जाता है। कहते हैं कि ये जो, ये वाला जो नया वाला डिजाइन है ना हमारे राजकीय प्रतीक चिन्ह का, इसका जो आइडिया है वो किसने दिया था? रामचंद्र माहेश्वरी ने दिया था। ये विधायक है, थे मतलब, इनका निधन हो गया 2005 के आसपास। ये बीजावर से विधायक थे, आगे चलकर हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा के जो है वो उप सभापति भी ये चुने गए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, नम्रता का आंसर सही। बहुत बढ़िया, रामचंद्र माहेश्वरी इसके डिजाइनर है भाई। बहुत बढ़िया बीना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रामचंद्र माहेश्वरी जो है वो इसके क्या है, डिजाइनर है। तो याद रखिएगा इसके डिजाइनर कौन है, रामचंद्र माहेश्वरी। इसके डिजाइनर कौन है ना। अगर आपको पता है तो आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया आपका काम चल रहा है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है भाई इसके पहले तो याद कर लीजिए, रामचंद्र माहेश्वरी इसके कौन है, डिजाइनर है। ठीक है। तो पूरी डिटेलिंग के साथ हमें चीजें जो है वो देखनी होती है, एक एक बात हमें पता होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, अगर आपको कल से पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश के चिन्ह में जो वृत्त है वो मध्य प्रदेश की किस भावना को दर्शाता है, तो मध्य प्रदेश की उन्नति या मध्य प्रदेश की प्रगति को दर्शाता है। मध्य प्रदेश के चिन्ह में गेहूं गेहूं और धान की बालियां क्या दर्शाती है, कृषि की प्रधानता को दर्शाती है। हाँ बिल्कुल भाई, पता था, अच्छी बात है, पता था तो क्या रखा है उसमें। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से पढ़ना है, कोई ऐसा हम ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं जो किसी को पता ना हो। हम वही नॉर्मल टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन ब्रेकडाउन हम अच्छे से करके पढ़ रहे हैं कि हमसे अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो फिर हमसे ये सारी की सारी चीजें जो है वो बननी चाहिए। ओके। तो रामचंद्र माहेश्वरी जो है वो इसके क्या है, डिजाइनर है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो चिन्ह है दोस्तों, ये कब जो है वो शामिल किया गया, इस चिन्ह को कब शामिल किया गया, जरा ये भी तो बताओ। दोस्तों ये जो चिन्ह है कब शामिल किया गया, 1 नवंबर 1956 को इसे जो है वो शामिल कर लिया गया था। मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह के रूप में इसे कब स्वीकारा गया है, 1 नवंबर 1956। इसके पहले दोस्तों सीपीएन बरार का चिन्ह कुछ अलग हुआ करता था। इसके पहले सीपीएन बरार का चिन्ह अलग हुआ करता था। अगर मैं आपको सीपीएन बरार का चिन्ह बताऊं, मैं उसकी फोटो नहीं दिखा रहा हूं, आप अगर सीपीएन बरार के चिन्ह के बारे में जानना चाह रहे हैं तो ऐसे दो पेड़ हुआ करते थे सीपीएन बरार के चिन्ह में। ऐसे दो पेड़ हुआ करते थे, पीछे ऐसे पूरे ग्रीन 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 ऐसे पर्वत हुआ करते थे। और यहाँ पर दोस्तों एक इस तरीके का नाग जो है वो यहाँ पर ऐसे बना करता था। तो इस तरीके का यहाँ पर एक नाग हुआ करता था और ये पेड़ हुआ करते थे। और ये सीपी एंड बरार का दोस्तों क्या था, सीपी एंड बरार का प्रतीक चिन्ह था। ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम चलेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे की तरफ हम चलने वाले हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं राजकीय पशु की। बस एक सेकंड रुकना, देन फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। बस एक सेकंड रुकिए।
चलिए दोस्तों आगे की तरफ हम जा रहे हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, और ये लगभग लगभग सबको पता है, बहुत ही सिंपल टॉपिक हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश का राजकीय जो पशु है वो है बारहसिंगा। और इस बारहसिंगा को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? स्वाम्प डियर कहते हैं। ओके, तो कल को अगर इंग्लिश में पूछ लिया जाए आपसे कि दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या है, बारहसिंगा ना पूछकर उन्होंने जो है वो दोस्तों स्वाम डियर जो है वो पूछ लिया, तो भी आप जो है वो आंसर बता सकते हो। और देखिए ये कोई नॉर्मल बारहसिंगा नहीं है, मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है ये है दोस्तों ब्रेडरी प्रजाति का। याद रखिएगा कौन सा बारहसिंगा, जो ब्रेडरी प्रजाति का होता है, कुछ इस तरीके से दिखता है ना, काफी हेयर्स उसके बॉडी में पाए जाते हैं और इस तरीके से दिखता है भाई, डार्क ब्राउन कलर का होता है। और मुंह जो होता है ना उसका, वो एकदम शार्प नुकीला होता है, और जो शरीर होता है वो काफी मांसल होता है, मतलब कि मस्कुलर होता है उसका। तो ये जो है ये है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, और ये स्वाम डियर कहलाता है और ब्रेडरी प्रजाति का ये है। ठीक है। और दोस्तों मध्य प्रदेश की जो 25वीं वर्षगांठ थी, मध्य प्रदेश गठन के जब 25 साल पूरे हुए, कब हुए 25 साल पूरे? 1 नवंबर 1981 को। कब हुए? 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ में इसे जो है वो शामिल किया गया था। मतलब मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो कब बना दोस्तों? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बना है मध्य प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस पर। और ये जो 25वां स्थापना दिवस है वो आया था, अब आप गिन लो यार, 1956 से 1981, 1 नवंबर 1981 को। ठीक है। वो मध्य प्रदेश में 1981 में राजकीय पशु के साथ साथ राजकीय वृक्ष भी शामिल किया गया था, और इसके अलावा भाई राजकीय पक्षी भी शामिल किया गया था। तो याद रखना, हमने राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष ये मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ में जो है वो शामिल किए थे। और देखिए ये जो ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है ना, ये मुख्य रूप से कान्हा किसली नेशनल पार्क में मिलता है। फेमस है भाई कान्हा किसली ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंगा के लिए। और तुम्हें भी पता है कि कान्हा किसली जो है वो मंडला से लेके पूरा बालाघाट वाले इलाके में फैला हुआ है। और देखिए इसे द ज्वेल ऑफ कान्हा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? द ज्वेल ऑफ कान्हा कहा जाता है दोस्तों। मतलब कान्हा नेशनल पार्क जो है ना वो इसी के लिए फेमस है। तो इसे दोस्तों क्या कहा जाता है? नगीना कहा जाता है कान्हा नेशनल पार्क का। और देखिए इनफैक्ट कान्हा जो टाइगर रिजर्व है वो पहला ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसने अपना मैस्कट, मतलब कि अपना लोगो जारी किया है। और इसका लोगो भी दोस्तों यही बारहसिंगा है, जिसका नाम क्या रख दिया गया है? भूर सिंह। जिसका नाम क्या रखा गया है? भूर सिंह। और आप लोग ये बताओ भाई कि ये जो भूर सिंह बारहसिंगा है इसका डिजाइनर कौन है? कान्हा नेशनल पार्क का जो लोगो था, हालांकि चूंकि यहाँ पर टॉपिक हमारा कान्हा नहीं चल रहा है, जब हम नेशनल पार्क पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये सब। पर अब लगे हाँ तो यही हम बात कर रहे हैं कि ये जो कान्हा नेशनल पार्क का जो लोगो है भूर सिंह द बारहसिंगा, इसके डिजाइनर कौन है ये मुझे बताइए। इस भूर सिंह बारहसिंगा का जो लोगो है इसे डिजाइन किसने किया है दोस्तों? ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। देखते हैं भाई कितने लोगों को पता है, जल्दी से बताइए। भाई नम्रता, संस्कार, सबके सही आंसर है भाई। रोहन चक्रवर्ती कौन है दोस्तों? रोहन चक्रवर्ती है ना, तो याद रख लो ये नाम। रोहन चक्रवर्ती जो है दोस्तों ये डिजाइनर है किसका? ये डिजाइनर है बोल देते हैं भैया। तो रोहन चक्रवर्ती जो है वो डिजाइनर है दोस्तों इस बारहसिंगा के, नहीं है ना। कान्हा का जो लोगो है, जब आप कान्हा नेशनल पार्क जाओगे तो आपको वहां पर एक लोगो देखने को मिलेगा। उस लोगो में एक बारहसिंगा बना रहेगा, उसका नाम है भूर सिंह, और ये डिजाइन किया है रोहन चक्रवर्ती ने। ठीक है, तो देख लीजिए मध्य प्रदेश का राजकीय पशु जो है वो बारहसिंगा है, जिसको हम स्वाम्प डियर भी कहते हैं। ब्रेडरी प्रजाति का ये है, और इसकी घोषणा मध्य प्रदेश के 25वें
एनिवर्सरी में हुई थी 1 नवंबर 1981 को, और ये मिलता है कहाँ पर, कान्हा नेशनल पार्क में। बिल्कुल है ना, भारती बीना सही आंसर है आप सब लोगों की भी। और उसे ज्वेल ऑफ दी क्या कहा जाता है, कान्हा कहा जाता है। और अगर अच्छे से देखना है तो ये देखो कुछ इस तरीके का होता है यार, काफी हेयर्स आपको इस तरीके के उसकी बॉडी में देखने को मिलेंगे, और इस तरीके से होता है। थोड़ा कई बार डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, कुछ लाइट ब्राउन भी रहते हैं, है ना, पर मोस्टली डार्क ब्राउन कलर के हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा राजकीय पशु है, ब्रेडरी प्रजाति का बारहा सिंह। क्या बोल रहे हो संस्कार? चलें आगे चलते हैं। देखिए अगला अगला हम बात करने वाले हैं राजकीय पक्षी। और देखिए भाई, मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है उसका नाम है दूधराज, और इसे इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहा जाता है। ठीक है, ये पूछा जा चुका है कईयों बार कि दोस्तों पैराडाइज फ्लाई कैचर, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ लेता है, एक आध बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जो पैराडाइज फ्लाई कैचर है या दूधराज है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है, कुछ इस तरीके का दिखता है। और इसे भी दोस्तों 1 नवंबर 1981 में मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ के समय शामिल किया गया है। इसके और भी नाम है, इसको दोस्तों शाह ए बुलबुल भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे शाह ए बुलबुल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक और नाम क्या है, शाह ए बुलबुल। और इसके अलावा दोस्तों इसे सुल्ताना बुलबुल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सुल्ताना बुलबुल भी कहते हैं। और जो लोग पहले पढ़ चुके हैं वो मुझे बताएं कि इसका और भी अन्य नाम बताइए। हाँ संस्कार, हाँ भाई, देख समझ लिया समझ लिया। वो उतना ऑथेंटिक नहीं है इसलिए मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं बच रहा हूँ बोलने से। बाकी ठीक है, वो समझ रहा हूँ मैं जो तुम कहना चाह रहे हो, बट पूरी तरह ऑथेंटिक नहीं है इसलिए बात नहीं कर पा रहे। ठीक है, चलिए, तो इसे देखिए, ये है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज, इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। और इसका अन्य नाम है शाह ए बुलबुल या सुल्ताना बुलबुल। और मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ इसके अन्य नाम बताइए भाई, और भी अगर तुम्हें दूसरे नाम पता है तो इसके बाकी नाम बताइए। इसकी पहचान क्या है दोस्तों, इसमें एक देखो जो नर होता है, इसमें इन पक्षी में जो नर होता है उसके पास एक लंबी सफेद पूंछ होती है। और कहाँ मिलते हैं ये दोस्तों, रतलाम में एक अभ्यारण्य है सैलाना, धार में है सरदारपुर अभ्यारण्य, वहां पर जो है वो इसका संरक्षण किया जाता है। और इसकी घोषणा 1 नवंबर 1981 में हुई है। ये देखो आप, ऐसी लंबी टेल जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो ये जो फोटोज आपके सामने है ये है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर की, और इसे आप शाह ए बुलबुल भी दोस्तों कह सकते हो, इसका नाम है। ठीक है, जल्दी से देखिए, इस फोटो को देख लीजिए और बाकी लोग रिप्लाई करो भाई, अन्य नाम अगर तुम्हें पता हो तो। बताएं भाई, और नाम बताएं, दो नाम और बता दें अगर आपको पता है तो।
नहीं पता भाई। चलिए देखिए इसके अन्य नाम को देख लीजिए जरा। इसके अन्य नाम देखिए। देखो इसके अन्य नाम हैं भाई, और काफी सारे अन्य नाम हैं इसके। सबसे पहले तो इसका अन्य नाम एक और है, हुसैनी बुलबुल। देखो बहुत सारी चीजें मैं वहां पर इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि वो अतिरिक्त हो जाएगी, अनावश्यक हो जाएगी। तो वो मैं आपको यहाँ पर सीधे बता दे रहा हूँ। इसका अन्य नाम एक और क्या है, हुसैनी बुलबुल। इसके अलावा दोस्तों इसका एक और नाम है महारथी। जो बहुत बड़ा शिकारी पक्षी है। ये शिकार बहुत अच्छा करता है, इसलिए इसको ग्रामीण अंचलों में महारथी कहा जाता है। इसे हुसैनी बुलबुल भी कहते हैं। और पता है इसे दूधराज क्यों कहते हैं? वैसे तो नॉर्मली इसका रंग जो है वो ऐसा होता है, काला भूरा लाल इस तरीके का होता है। पर 2-3 सालों में ये रंग बदल के ऐसा व्हाइट कलर का हो जाता है, दूधिया कलर का हो जाता है, और इसलिए इसे दूधराज कहा जाता है। तो ये रंग बदलता है। क्या कह रहे हो संस्कार? तेरारी? नहीं नहीं, देखो इसका इसका अगर हम वैज्ञानिक नाम देखें, यहां देख लेते हैं इसका वैज्ञानिक नाम। इसका वैज्ञानिक नाम भी देख लो भाई। तो दोस्तों इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम है टेरप्सी फोन। इसका नाम क्या है? टेरप्सी फोन पैराडिसी। क्या है? टेरप्सी फोन पैराडिसी। अब तुम्हें इसे जैसे पढ़ना, हिंदी में तो लोग इसे टर्पसी फोनी पैराडाइज बोल देते हैं, पर तुम इसे ऐसे पढ़ लो, टेरप्सी फोन पैराडिसी। इसका जो है वो वैज्ञानिक नाम है। और आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। मैं इतने इत्मीनान से इतने सिंपल टॉपिक को इसलिए यहाँ पर चर्चा में लाया हूं क्योंकि आप यहां से गलत क्वेश्चन ना करके आए, ये अपना उद्देश्य है। कब इसे शामिल किया गया? इसे 1 नवंबर 1981 में मध्य प्रदेश का जो 25वीं वर्षगांठ थी, मध्य प्रदेश की जो 25वीं वर्षगांठ थी, उसमें इसे क्या किया गया था? शामिल किया गया था। कहां मिलता है? सैलाना, रतलाम और सरदारपुर धार में देखने को मिलता है। शाह ए बुलबुल, सुल्ताना बुलबुल, हुसैनी बुलबुल, दूधराज तो कहते ही हैं, पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं, और इसके अलावा इसे क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? टेरप्सी फोन पैराडिसी। और इसको महारथी भी कहते हैं क्योंकि यह अपना रंग जो है वो हर 2-3 साल में बदल लेता है, दुधिया कर लेता है। और बहुत बड़ा शिकारी ये है, शिकारी पक्षी है। चलिए तो 3 चीजें अभी तक हमने देख ली है। आगे चलते हैं भाई, आगे चल के बात करेंगे। और चलिए अगला है दोस्तों राजकीय वृक्ष। और राजकीय वृक्ष है बरगद, बनियन ट्री। आप जानते हो नॉर्मल बरगद का जो पेड़ होता है ना, वो जो है वो इसका हमारा जो है वो राजकीय वृक्ष है। और इसकी घोषणा भी दोस्तों 1981 में 1 नवंबर को हुई थी। कब? 25वीं वर्षगांठ में। तो मध्य प्रदेश की जो 25वीं एनिवर्सरी थी, वर्षगांठ थी, उसमें दोस्तों ना केवल, अरे यार वर्ष गांव क्यों लिख रहा हूं मैं, क्या करते हो भाई। तो 1 नवंबर 1981 मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ में बरगद को राजकीय वृक्ष बनाया गया भाई। और टिटेरी कहते हैं इसको, स्वर्ग का पक्षी कहते हैं। बिल्कुल संस्कार, स्वर्ग का पक्षी। ठीक है भाई, स्वर्ग का पक्षी कहते हैं, हो सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो ऑप्शन में आती रहती है यार चीजें, कभी स्वर्ग का पक्षी, कभी ये, वो हम एमसीक्यू सीरीज में भी देख लेंगे। तो देखो बरगद के बारे में भी हमने बात कर ली। 1 नवंबर 1981 में 3 चीजों को दर्जा मिला था। किस किस को मिला था? अभी हमने देखा, जो है पशु को मिला, पक्षी को मिला और वृक्ष को मिला। अब बरगद के बारे में देख लो भाई। बरगद, ये जो ये वाला बरगद है ना, ये मोरसी परिवार वाला बरगद है। पेड़ों का भी अपना एक कुनवा होता है ना, तो ये मोरसी परिवार का बरगद है। और इसे अक्षय वट भी कहते हैं हम। तो अगर कल को घुमा फिरा के तुमसे पूछ लिया गया अक्षय वट, तो वट वृक्ष मतलब भी बरगद ही होता है, तुम्हें पता ही है। ठीक है। और चलिए भाई इसका वैज्ञानिक नाम भी बता दीजिए जरा, जो जानकार लोग हैं, जो पहले पढ़ चुके, इसका वैज्ञानिक नाम बताइए जरा। कुछ जगह ना मैंने खाली इसलिए छोड़ रखा है ताकि उन लोगों से सवाल हो सके जो पहले पढ़ चुके हैं।
तो बताएं भाई, बरगद का वैज्ञानिक नाम बताएं। अगर आप बरगद का वैज्ञानिक नाम बता पा रहे हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे। कोई बता पाया? हिंट दें क्या? अरे बहुत सिंपल है भाई, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस। फाइकस से शुरू होता है, और चलो पूरे ही बता देते हैं। फाइकस बेंगालेसिस, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंगालेसिस। याद कर लो भाई, याद कर लो। फाइकस बेंगालेसिस। हाँ बहुत बढ़िया भारती, बहुत बढ़िया। नम्रता का भी सही है। सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तो बनने चाहिए। तो फाइकस बेंगलेसिस जो है वो इसका क्या है? नाम है भाई। हिंदी में आ ए की मात्रा बदलती रहती है, इंग्लिश में जो कहते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये है दोस्तों बरगद, जो कि हमारा क्या है? राजकीय वृक्ष है। तो चलो बहुत सिंपल है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। और राजकीय मछली भी जो है वो घोषित हो चुकी है, और हमारी राजकीय मछली है भाई महासीर। ये जो आप मछली देख रहे हो ना, ये महासीर है। और बेहतर देखना है तो ये आपको रियल उसकी फोटो एकदम पानी वाली। और ये है दोस्तों मध्य प्रदेश की राजकीय मछली, जिसका नाम क्या है? महासीर है भाई। क्या नाम है? महासीर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है, सबका सही है भाई, बहुत बढ़िया। सबका सही। बहुत बढ़िया। सबका सही। चलो अब इधर आ जाओ, राजकीय मछली की बात कर लेते हैं। राजकीय मछली क्या है? महासीर है। ये है भाई महासीर। ठीक है, और इसे कब बनाया गया है? इसे कब मिला राजकीय मछली का दर्जा? दोस्तों इसे मिला है, पूरा याद रखना, 26 सितंबर 2011 को। दोस्तों 26 सितंबर 2011 को इसे राजकीय मछली का दर्जा मिला है। और इसे टाइगर ऑफ दी वाटर कहा जाता है दोस्तों। इसके बहुत सारे अन्य नाम हैं। पहली बात तो इसे मछलियों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मछलियों का राजा। और दूसरा, इसे क्या कहा जाता है? टाइगर ऑफ दी वाटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर ऑफ दी वाटर। तो मछलियों का राजा इसे कहते हैं, टाइगर ऑफ दी वाटर इसे कहते हैं। और 26 सितंबर 2011 को इसे क्या कर दिया गया है? दर्जा दे दिया गया है मध्य प्रदेश की राजकीय मछली का। इसका वैज्ञानिक नाम दोस्तों टोर टोर है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टोर टोर। ओके, टोर टोर इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये नर्मदा नदी में पाई जाती है भाई। और देखिए महासीर जो है ना मछली, ये नदी की शुद्धता, याद रखिएगा, ये हमेशा साफ पानी, मतलब कि शुद्ध जल में ही पाई जाती है। तो जब भी किसी नदी की शुद्धता हमें चेक करनी होती है, तो उसमें महासीर मछली डाल दी जाती है। अगर महासीर मछली सरवाइव कर जाती है और अपने परिवार को बढ़ा लेती है, प्रजनन कर लेती है, तो हम मानते हैं कि वहां का पानी साफ है। और अगर सरवाइव नहीं कर पाती है, मर जाती है, तो कहते हैं कि नदी प्रदूषित है। तो किसी भी नदी की शुद्धता को नापने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और नर्मदा नदी में खासतौर पर खंडवा खरगोन क्षेत्र में काफी महासीर मछली इन दिनों हमें देखने को मिलती है। अब क्या हुआ था, इसे संकटग्रस्त जनजातियों में शामिल किया जाने लगा था। एक संस्था है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये वो संस्था है दोस्तों जो पूरी दुनिया में संकटग्रस्त, मतलब कि एंडेंजर्ड जो प्रजातियां होती है, उसके लिए जो है ये काम करती है, और उसको रेड बुक में जो है वो शामिल कर लेती है। तो चूंकि यह कम होने लगी थी, तो हमारे यहाँ बड़बहा में, बड़बहा कहाँ है दोस्तों? खरगोन में। तो हमारे यहाँ खरगोन के बड़बहा में जो है, इसका क्या बनाया गया? प्रजनन केंद्र जो है वो बनाया गया है। ठीक है, इसका प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया गया है? बड़बहा में बनाया गया है। तो इसका कृत्रिम प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया गया है? याद रखना, कहाँ बनाया गया है? बड़बहा में। और बड़बहा कहाँ पर है दोस्तों? खरगोन में। तो ये है भाई महासीर मछली। और मैं इसका पूरा रिवीजन आपको कल करवा दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होना। आज तो इत्मीनान से बस चीजों को देखो। तो ये है मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महाशीर। इसका वैज्ञानिक नाम है टोर टोर।
इसे 26 सितंबर 2011 को शामिल किया गया है, याद रखना। तो अभी तक हमने जो जो चीजें देखी है, देखो सबसे पहले देखा था मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक चिन्ह, और राजकीय प्रतीक चिन्ह 1 नवंबर को शामिल कर लिया गया था। फिर हमने देखा राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु और राजकीय पक्षी, जो 81 में 1 नवंबर 1981 में मध्य प्रदेश के 25वें वर्षगांठ में शामिल किया गया। फिर हमने देखा महासीर, और महासीर जो है वो 2011 26 सितंबर को शामिल की गई। और टोरटोर इसका वैज्ञानिक नाम है, इसको टाइगर ऑफ दी वाटर कहते हैं, मछलियों का राजा कहते हैं, नर्मदा नदी में पाई जाती है। इसका कृत्रिम प्रजनन केंद्र बड़भा खरगोन में, ठीक है। और इसके संरक्षण के लिए एक पूरा का पूरा रास्ता तैयार किया गया, ठीक है। इसका संरक्षण कहां से कहां किया जा रहा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका संरक्षण दोस्तों एक जगह है हंडिया। हंडिया कहाँ पे पड़ता है, हरदा में पड़ता है। तो हरदा के हंडिया से लेकर बड़बहा, बड़बहा कहाँ है, खरगोन, ठीक है, याद रखना। हरदा के हंडिया से लेकर खरगोन के बड़बहा तक इसके संरक्षण के लिए सरकार ने विशेष जो है वो काम जो है वो कर रखा है, विशेष काम भाई कर रखा है। इसे देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। और देखो ऐसा नहीं है कि केवल नर्मदा नदी में मिलती है, चंबल में भी मिलती है, बेतवा में भी मिलती है, और भी नदियों में मिलती है, पर सबसे ज्यादा हमें चंबल सॉरी सबसे ज्यादा नर्मदा में देखने को मिलती है। इसे भी देख लीजिए भाई। और देखो मैं आपको सिंपल बात कहूंगा, जब भी आप पढ़ें तो एक पेन पेपर लेकर पढ़ें भैया, है ना। मैं बहुत सारी बातें जानबूझकर पीडीएफ में नहीं लिखता हूँ। जब वैज्ञानिक नाम लिख सकते हैं तो यहाँ टोर टोर भी लिख सकते थे, फिर पढ़ने में मजा नहीं आता, ना मुझे पढ़ाने में मजा आता है और ना तुम्हें पढ़ने में मजा आएगा। यहाँ बैठ के अंडरलाइन अगर करते रहेंगे ना तो फिर मजा नहीं आएगा। तो जब तक चीजें लिखेंगे नहीं, जब तक चीजें होगी नहीं, मजा नहीं आएगा। पढ़ाई ऐसी ही होती है, आपको व्यवस्थित नोट्स मिल जाएगी, आप उसकी चिंता ना करें। जब मैं ये नोट्स आपको दूंगा ना, सब कुछ फिल आउट कर देंगे, लेकिन जब भी बैठे तो एक पेन पेपर लेकर बैठें, ताकि आप अपनी एक शॉर्ट नोट्स तुरंत तैयार कर लें और उसको तुरंत रिवाइज कर लें क्लास के बाद 5 मिनट में, ठीक है। तो चलो अभी तक हमने क्या क्या देखा है, थोड़ा बात कर लेते हैं उस बारे में। और है भले ही सिंपल सा टॉपिक, लेकिन हम इत्मीनान से उसे पढ़ने वाले हैं। अरे ये तो आगे की चीजें हैं भाई। चलिए देखिए दोस्तों, काफी सारी चीजें अभी तक हमने देखी और बड़े इत्मीनान से हमने देखा था। सबसे पहले हमने मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह के बारे में बात की थी, और एक एक चीजें हमने देखा था कि भाई इस तरीके का होता है। 24 स्तूप हैं, 1 नवंबर 1956 को शामिल किया गया। वृत्त है, दाई और गेहूं बाई और धान है, मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते, अशोक स्तंभ से सह लिया गया। बरगद है, डिजाइनर है रामचंद्र माहेश्वरी। चलिए, फिर हमने देखा राजकीय पशु है बारहसिंगा, जिसको स्वाम्प डियर भी कहते हैं, ये ब्रेडरी प्रजाति का है। और 1 नवंबर 1981 में न केवल राजकीय पशु बल्कि वृक्ष और पक्षी को भी शामिल किया गया। और ये कान्हा में मिलता है भैया, इसको ज्वेल्स ऑफ कान्हा कहते हैं। और इसके नाम पर कान्हा नेशनल पार्क ने अपना लोगो बनाया है, जो रोहन चक्रवर्ती ने तैयार किया। फिर हमने देखा ये राजकीय पक्षी है दूधराज, पैराडाइज फ्लाई कैचर इसको कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, इसको शाह ए बुलबुल, इसको सुल्ताना बुलबुल, हुसैनी बुलबुल, महारथी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम जरूर याद कर लीजिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम है टर टर्पसी फोन पैराडिसी। ओके, इसको ये देखो ये लिखा हुआ है, इसको द बर्ड ऑफ पैराडाइज भी कहते हैं ना, जो संस्कार ने बोला भी था। इसको क्या कहते हैं, द बर्ड ऑफ पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब ही होता है स्वर्ग, तो कह देते हैं कि स्वर्ग का पक्षी है, क्योंकि उसके नाम में पैराडाइज आ रहा है। पैराडाइज फ्लाई कैचर, स्वर्ग का पक्षी बोल दो उसे, कहना है तो मैं लिख देता हूं भाई। क्या कहते हैं, स्वर्ग का पक्षी। चल, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और देखो कलर बदल लेता है ना, तो ऐसा नहीं, कंफ्यूज नहीं हो जाना, पहले रहता है ऐसा, फिर इसका जो नर है ना, मेल जो है, वो इसका कलर बदल के वाइट कर लेता है, छतरा बनता है। फिर क्या, ये था राजकीय वृक्ष बरगद, इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालिसिस। और ये भी 1 नवंबर 1981 को बना, 25वीं वर्षगांठ में, और ये मोरसी फैमिली से आता है, इसको अक्षय वट भी कहते हैं।
ठीक है, व्यवस्थित मिल जाएगी पीडीएफ, इतना सब आपको ऐसा नहीं मिलेगा, मतलब एनोटेशन भी डाल दूंगा मैं, लेकिन जो फाइनल पीडीएफ आएगी उसमें ये सारी बातें ऐड ऑन रहेगी। राजकीय मछली की बात करें तो महासीर है, और इसका वैज्ञानिक नाम है टोर टोर। इसकी स्थापना स्थापना घोषणा भाई 26 सितंबर 2011 को हुई। इसे टाइगर ऑफ वाटर कहते हैं, इसे मछलियों का राजा भी कहते हैं। नर्मदा में, बेतवा में, चंबल में मिलती। इसका प्रजनन केंद्र खरगोन के बड़वाह में है। इसका संरक्षण जो है वो कहाँ से कहाँ तक किया जा रहा है, हरदा के हंडिया से लेकर खरगोन के बड़वाह तक किया जा रहा है। और IUCN ने इसे संकटग्रस्त जनजातियों में शामिल कर लिया था, और फिर बड़वाह में इसका प्रजनन केंद्र जो है वो स्थापित किया गया है। और याद रखना, हमेशा साफ पानी में ये पाई जाती है। कभी भी ऐसी जगह जहाँ पानी साफ नहीं है वहां ये देखने को नहीं मिलती, सरवाइव ही नहीं कर पाती है एक्चुअली में, ये है ना। तो चलिए, यहाँ तक चीजें हमने फिलहाल देख ली है, आगे चलते हैं दोस्तों और आगे की बात करेंगे अब। देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है इसी के अंदर, वो है राजकीय खेल। और मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंब। इसकी घोषणा दोस्तों 10 अप्रैल 2013 को हुई है, याद रखिएगा दोस्तों, 10 अप्रैल 2013। ठीक है, 2011 में आपने याद रखा था, अभी इसके पहले ही हमने बात की, 26 सितंबर याद रखा था, 26 सितंबर 2011 याद रखा था। अब याद रख लीजिए 10 अप्रैल 2013। और 10 अप्रैल 2013 को दोस्तों मलखंब को, ये जो मलखंब है ना, और डिटेल में देखना है तो ये देखो, इस तरीके से खेला जाता है मलखंब। और एक डंडा होता है जिसपे ग्रीस ऑयल लगा रहता है, और इस तरीके से अलग अलग तरीके से जो है वो पोज बनाए जाते हैं, और एक बैलेंसिंग जो है वो इसमें दिखाई जाती है। और इस खेल को कहते हैं मलखंब। अलग अलग तरीके से खेला जा सकता है, जैसे ये देखो, ये अलग तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये अलग अलग तरीके से बना रहे हैं, और इसके बारे में हम बात करेंगे आगे चल के। तो देखिए, ये एक बहुत ही पुराना दोस्तों जो है वो खेल है, जिसमें एक लकड़ी के डंडे पर अलग अलग, ये कह लो आप, साहसिक गतिविधियां करवाई जाती है। और ये मलखंब जो है ना, वो मूलतः दोस्तों उज्जैन से निकला हुआ खेल है। और मध्य प्रदेश की राज्य मलखंब एकेडमी भी उज्जैन में है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की राज्य मलखंब एकेडमी कहां पर है? उज्जैन में है। और मध्य प्रदेश सरकार मलखंब में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को एक पुरस्कार देती है, प्रभास जोशी पुरस्कार, ये याद रख लेना। कुछ बातें एक्स्ट्रा है जो हमने यहाँ एड ऑन कर ली है। तो ये हम बात कर रहे हैं भाई किसकी? मध्य प्रदेश के राजकीय खेल की। और मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो है मलखंब। जल्दी से ऐसे देखो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब तो इसको नेशनल अवार्ड भी मिलने लगा, मतलब नेशनल अवार्ड में हमने मतलब केंद्र सरकार ने शामिल कर लिया। तो 10 अप्रैल 2013 को इसे शामिल किया गया, और ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है भाई। तो राज्य मलखंब एकेडमी कहाँ पर है? उज्जैन में। मलखंब के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार सबसे बड़ा पुरस्कार देती है, जो क्या कहलाता है? प्रभास जोशी पुरस्कार। और इसे कब बनाया गया राजकीय खेल? 10 अप्रैल 2013 को। चलें आगे चलते हैं। चलें भाई दोस्तों, राजकीय नृत्य और नाट्य। मध्य प्रदेश में आपको राजकीय नृत्य और नाट्य भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य ये है, जिसे कहते हैं राई। तो राई जो है वो दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है, और ये बुंदेलखंड में आमतौर पर होता है। तो ये बुंदेलखंड का है। इसके बारे में हम बात अभी हम बहुत डिटेल में करेंगे इसमें बात। फिलहाल यहाँ पर हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर राजकीय प्रतीक चिन्हों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। जब हम स्पेशली लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे तो राई के बारे में जो है वो डिटेलिंग पर हम जाएंगे। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई, जो कि बुंदेलखंड में जो है वो चलता है, और ये खुशी के अवसर पर किया जाने वाला दोस्तों डांस है ना। खास तौर पे जब किसी के यहाँ शादी होती है बुंदेलखंड में, या किसी के यहाँ बच्चे का जन्म होता है, तो ये गाया जाता है। और इसमें जो मेन जो डांसर होती है ना, उसको बेड़नी कहा जाता है, याद रखना है ना। ये एक दो एग्जाम हुए हैं MPPSC के, उसमें बेड़नी पूछ लिया गया है कि बेड़नी कौन है। तो इस राई डांस में जो मुख्य नर्तकी होती है ना, उसको क्या कहते हैं? बेड़नी कहते हैं, और ये खुशी के अवसर पर गाया जाता है। और वहीं जो नाट्य होता है दोस्तों, जो नाट्य होता है वो माच कहलाता है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है? माच। और माच जो है वो दोस्तों, इसको माचा भी बोलते हैं, ये मालवा का है। और इसमें देखिए, इसमें ढोलक और सारंगी का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। इनफैक्ट अगर मैं सिंपल सी बात कहूं तो ढोलक और सारंगी की जो थाप होती है ना,
उस पर ये किया जाता है और इसकी उत्पत्ति जो है वो उज्जैन से मानी गई है, ये आप याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है दोस्तों राई, और मध्य प्रदेश का राजकीय नाट जो है वो है माच। तो जो डांस होता है वो दोस्तों हो जाता है आपका कहाँ पर, बुंदेलखंड में। जो डांस है वो कहाँ हो जाता है, बुंदेलखंड में। और जो आपका नाट्य है दोस्तों, आपका जो नाट्य है वो कहाँ पर होता है, ये होता है आपका कहाँ पर, मालवा में। तो जल्दी से इसे देखिए, फिर हम बात करने वाले हैं आगे की। पहले देखिए इसे, कुछ बातें और बताएं इसके बारे में क्या। अच्छा, एक चीज और रह गई है भाई, इसमें जोड़ लेना। देखो ये जो राई है ना, ये जब बुंदेलखंड में होता है, जब ये बुंदेलखंड में होता है तो इसमें मृदंग का उपयोग किया जाता है। किसके साथ होता है, ये मृदंग के साथ। और यही राई डांस जब बघेलखंड में होता है, कहाँ पर होता है, बघेलखंड में। वैसे तो तुम कहोगे कि बघेलखंड में नहीं होता, पर होता है बघेलखंड में। और बघेलखंड में यही डांस मृदंग के साथ ना होकर किसके साथ होता है, ढोलक के साथ। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है वो है राई, जो कि बुंदेलखंड और बघेलखंड में होता है। क्योंकि बुंदेलखंड ज्यादा फेमस इलाका है, राई वहां पे ज्यादा चलता है, बड़ा क्षेत्र है, तो हम कह देते हैं कि राई बुंदेलखंड का है। होता बघेलखंड में भी है, पर अंतर है, बुंदेलखंड वाला राई मृदंग के साथ होता है, जबकि जो बघेलखंड वाला राई है वो ढोलक के साथ होता है। और ये खुशी के अवसर पर जो है वो किया जाता है, और इसमें मुख्य नर्तकी को बेड़नी कहते हैं। और जो नाट्य है वो माच कहलाता है, जो मालवा में होता है। और यह ढोलक और सारंगी की थाप पर किया जाता है। इसकी उत्पत्ति जो है वो किससे मानी जाती है, उज्जैन से मानी जाती है। ओके, चलें भाई, मेरे ख्याल से बन जाएगी ये चीजें, और एक बार इसका रिवीजन करवा देंगे। अब चलिए, मध्य प्रदेश का दोस्तों राजकीय गान भी है, जैसे राष्ट्रगान है वैसा मध्य प्रदेश गान भी है, जिसका नाम है मेरा मध्य प्रदेश। इसका नाम क्या हो गया है, मेरा मध्य प्रदेश। और देखिए, आपने अब स्कूल में जरूर इसको किया होगा। इसका कुछ लाइन ऐसा है, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। और इसके आगे की लाइन कौन बताएगा भाई, कमेंट करके बताओ अगर तुम्हारे स्कूल में भी मध्य प्रदेश गान होता था या राजकीय गान होता था। और है ना, लास्ट में होता है ये, स्कूल की जब छुट्टी हो रही होती है 5 बजे, तब भाई किया जाता है। और थके हारे हम लोग बेमन से इसको करते थे। मैं तो थक जाता था भाई, क्योंकि मेरे स्कूल में लास्ट वाला जो पीरियड था वो स्पोर्ट्स का होता था। तो स्पोर्ट्स तो नहीं खेलते थे हम, हुड़दंगबाजी करते थे, उसमें थक जाते थे, तो मन नहीं होता था इसको करने का। इसे सीखने में 6 महीने लग गए थे। पर अच्छा है, बढ़िया है, मध्य प्रदेश की महिमा को बताता है। फिर रिदम बन गई थी, फिर मजा आने लगा था। बताओ यार, ये लाइन को कोई पूरा कर सकता है क्या यहाँ पे, इस भरी सभा में। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है। एक लाइन तो पूरा कर दो साहब, अगर ये नहीं बता पा रहे तो तुम कहाँ के मध्य प्रदेशी हो गए। करो, इसे पूरा करो, और गूगल की सहायता मत लेना। वैसे दोस्तों, इसके जो लिरिसिस्ट हैं, इसके जो रचनाकार हैं, वो है महेश श्रीवास्तव। तो महेश श्रीवास्तव जी को देख लीजिए, और ये इसके रचनाकार है ना, इन्होंने ये गीत लिखा है। इसको आवाज दी है दोस्तों शान ने, पूरा नाम है शांतनु मुखर्जी, ये आप जानते होंगे। बहती हवा सा था वो, गाना भी इन्होंने ही गाया। और इसके जो संगीतकार है, इसका जो म्यूजिक दिया है वो सुनील झा ने दिया, उनकी फोटो नहीं मिल पाई। 3 लोगों के नाम याद रखना, महेश जी ने गाना लिखा, महेश जी ने लिखा, शान भाई ने गाया, और सुनील भाई ने जो है वो संगीत बजाया। तो महेश भाई ने लिखा है, महेश श्रीवास्तव ने लिखा है, शान भाई ने गाया है, और सुनील भाई ने संगीत बजाया। पूरा ही लिख दिए क्या भाई। संस्कार क्या कह रहे हो सर, हमारे यहाँ वंदे मातरम होता था। बीना ने कंप्लीट करके क्या है, सब सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। क्या बात है भाई, ये हुई ना बात। फिर उसके आगे तो फिर कठिन हो जाती है चीजें उसके बाद, है ना, पर है अच्छा, बढ़िया है ना। मतलब इससे एक रहता है, जब हम कोई गीत गाते हैं ना तो एक भावना पैदा होती है। ये सब चीजें इसलिए बनाई जाती है ताकि हमारे इमोशन कनेक्ट हो सके। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अरे हो गया यार, अब तो तुम पूरा ही लिखने लगे। अरे हो गया, अब मत लिखो। बहुत बढ़िया है ना, प्रिंसी, बीना, सोनाली। ये जो नए नए स्टूडेंट है ना अपने, जो बाद में जिनका स्कूल हुआ है, ये बिल्कुल रट के आए भाई। इनको ज्यादा समय मिला ना पढ़ करने का। बहुत बढ़िया है, लेकिन चलो ठीक है तो, पर काम की बातें याद रख लेना। महेश श्रीवास्तव जी इसके लिरिसिस्ट हैं, उन्होंने रचना की है। गाया है शान ने, और इसको संगीत दिया है सुनील झा ने। और इसकी घोषणा दोस्तों कब हुई है? इसकी घोषणा हुई है 2010 में। इसकी घोषणा कब हुई है? 2010 में दोस्तों। जो राजकीय गान है, चलिए भाई, राजकीय गान को शामिल किया गया है। कब किया गया है? 2010 में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये भी देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। और लास्ट हम कुछ बातें और देख रहे हैं दोस्तों। देखिए, मध्य प्रदेश का राजकीय फल आम है भाई, है ना। और रीवा का सुंदरजा आम, और एक और हमारे यहाँ नूरजहां आम है। पर ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, आम हमारे यहाँ का राजकीय फल है, याद रखिएगा। राजकीय फसल दोस्तों सोयाबीन है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको 2026 का आर्थिक सर्वेक्षण, चलो आपसे पूछ ही लेते हैं। 2026 के आर्थिक सर्वेक्षण में सोयाबीन उत्पादन करने वाला नंबर 1 राज्य कौन सा है? बताएं भाई, 2026 के आर्थिक सर्वेक्षण में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन किस राज्य में हो रहा है? क्योंकि मध्य प्रदेश अब तक नंबर 1 था, अब मध्य प्रदेश नंबर 1 नहीं है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। वरना स्वाभाविक बातें थोड़ी ना पूछी जाती। चलो यार, बता दो यार। इसके अलावा बाकी चीजें तुम्हें पता है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है सफेद लिली, है ना, लिलियम कैंडिडम, ये है सफेद लिली। ठीक है, तो हमारे यहाँ के लोगों को तो गुलाब ना देकर एक दूसरे को सफेद लिली देना चाहिए, व्हाइट लिली। लिलियम लिलियम कैंडिडम, बढ़िया नाम भी, इंग्लिश का नाम तो और अच्छा है उसका, लिलियम कैंडिडम। क्या नाम है? लिलियम कैंडिडम। एक दो चीजें पूछें क्या तुमसे? अरे अभी पूछ लेंगे सब। फिर तो भाई ऐसी आघोषित चीजें तो बहुत है यार। बताओ भाई। राजकीय नदी दोस्तों नर्मदा है। और एक चीज और इसमें जोड़ लेना, राजकीय पर्व, तो राजकीय पर्व है भगोरिया। राजकीय पर्व क्या है? भगोरिया। और भगोरिया किस जनजाति का पर्व है, ये मुझे जल्दी कमेंट करके बताओ। फटाफट आंसर दो यार, कहाँ सो गए क्या तुम लोग? 11 बज रहे हैं। अगर तुम सोए ना, कसम से, अनर्थ हो जाएगा फिर। क्लास लगाते लगाते मत सो जाना भाई। ऑनलाइन क्लास की अलग बदनामी। तो वैसे ही 99% लोग हैं जिन्हें लगता है कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती। एक ही परसेंट लोग हैं जो जिन्हें लगता है कि पढ़ाई हो सकती है। वही 1% लोग एग्जाम भी निकाल रहे हैं। तुम सोच के देखो यार, रात के 11 बजे क्लास लग रही है, और क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना रितिका, भील लोगों का पर्व है भगोरिया भैया, भगोरिया बड़ा गजब का त्योहार है दोस्तों। झाबुआ और अलीराजपुर, झाबुआ और अलीराजपुर में जो भील जनजाति रहती है, वहां पर मनाया जाता भगोरिया पर्व। ये भागकर शादी करने वाला पर्व है। तो ये राजकीय पर्व है। नदी है नर्मदा। जो पुष्प है वो है व्हाइट लिली, जिसकी फोटो यहाँ पे लगी, लिलियम कैंडिडम। फसल है सोयाबीन, और राजकीय फल है आम। और किसी ने अभी तक जवाब नहीं दिया, आर्थिक सर्वेक्षण में सबसे ज्यादा सोयाबीन अब मध्य प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में हो रहा है। तो अब मध्य प्रदेश सोया स्टेट नहीं रहा है, अब वो जाग गया है। अब हम सोया स्टेट नहीं रहे दोस्तों, जाग चुके हैं अब हम। ठीक है,
और जैसे रीवा का सुंदरजा आम प्रसिद्ध है, वैसे ही नूरजहां आम कहाँ का प्रसिद्ध है, बताओ जरा मुझे। कुछ तो पता होना चाहिए यार तुम्हें। नूरजहां आम कहाँ का प्रसिद्ध है? लास्ट, उसके बाद फिर छुट्टी भाई, छुट्टी। हाँ बीना, अब जाके बोल रहे हो महाराष्ट्र। मुझे वही समझ नहीं आता है कि जिसे पता होता है वो तुरंत क्यों नहीं बताता है। इतने लेट कैसे बताते हो? कुछ तो गड़बड़ है दया। अरे जल्दी बताओ भाई, नूरजहां आम कहाँ का है? अच्छा तुम सर्च कर रहे होगे ना अभी। सुनो, अगर सर्च कर रहे हो ना तो जेमिनी में कर लेना है ना, या चैट जीपीटी में कर लेना, गूगल से जल्दी आ जाएगा। प्रिंसी का सर्च हो गया, बीना का भी हो गया। सर्च करके बताते हो क्या तुम लोग? तुम लोग सर्च करके बता रहे हो क्या? कि इतना टाइम क्यों लेते हो भाई? कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। अभी सब सही जवाब दे रहे हैं उसका, इसका जवाब अब सब सही सही दे रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है भाई? ऐसे कैसे हो सकता है दोस्तों? और लोगों के आंसर आ जाने दो, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं अपनी। क्या आ रहा है? कमेंट्स जाने में टाइम लगता है सर, सर्च करके क्यों बताएंगे? अरे कुछ भी हो सकता है। वो एक महान महान आत्मा को देखो ना, संस्कार को। एक कमेंट में आली लिख रहे हैं, फिर एक में पुर लिख रहे हैं। अच्छा अच्छा, नेटवर्क में दिक्कत होती है सर, थोड़ा सा समय लगता है। अच्छा, कमेंट सेंड होने में टाइम लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके ओके। आप सब लोगों के आरोप सिरे से खारिज किए जाते हैं। चलो इतना सीरियस नहीं होते यार। तुम तो कसम वसम खाने लगे, नहीं सर बिना सर्च करे बता रहे हैं, गूगल ही की कसम खा ली है तुमने, तुम कह रहे हो गूगल की कसम, ऐसे मत कर लो। चलो चलो। तो नूरजहां आम सब लोगों ने सही आंसर बताया, कहाँ का है दोस्तों? अलीराजपुर का है ना? ये तो थोड़ी मस्ती मजाक हमारी क्लास के एंड में हो गई। अब तुम्हें एक छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं, कल कल की क्लास में इसका रिवीजन मैं करवाऊंगा। जो हमारा दोस्तों राजकीय पशु है, अब ये तुम सर्च करो चाहे कुछ भी करो, राजकीय पशु जो है हमारा बारहसिंगा, इसका वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। इसका मैंने वैज्ञानिक नाम जानबूझ के नहीं बताया था ताकि मैं होमवर्क दे सकूं। तो बारहसिंगा का दोस्तों आपको क्या बताना है? वैज्ञानिक नाम जो है वो बताना है। चाहो तो अभी बता दो, चाहो तो अभी बता दो बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम। अरे चलता है यार, चलो। तुम ये बताओ बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम क्या है? मध्य प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम। रुषवर्ष। अच्छा, पूरा बताओ ना भाई। रुषवर्ष, दुबाऊ शैली। और लोग बताएं, जल्दी से बताएं, अगर आप लोगों को पता है तो। बिल्कुल सोनाली। क्या बात है, स्पेलिंग भी सही है सोनाली की, लिखी है सोनाली ने। क्या बात है भाई, आजकल इंग्लिश में पढ़ने लगे क्या तुम लोग? बहुत बढ़िया। क्या नाम है? रुर्सवर्स दुबाऊ शैली, है ना? तो मैं वहीं लिख देता हूँ।
चूंकि वहां इसलिए छोड़ दिए थे ताकि तुम लोगों से पूछ सकें लास्ट में। तो भाई इसका वैज्ञानिक नाम जरूर देख लेना, क्योंकि ये सब चीजें पूछी जा सकती है, महत्वपूर्ण है। तो इससे आपको ये समझ में आया कि आखिरकार हम पढ़ते कैसे हैं, है ना। इसका नाम क्या है? रुड्सबर्ग डुबाऊ शैली। ओके। प्रिंसी कह रही है नहीं पता सर, सर्च करके नहीं बताएंगे। वेरी गुड प्रिंसी, ईमानदारी होना चाहिए, कम से कम तैयारी करते तक तो हमारे अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। फिर बाद में जॉब करते समय कोई गारंटी नहीं, पर तैयारी अपन कर सकते हैं। वेरी गुड। सोनाली क्या कह रही है? नहीं नहीं सर, एमपी की बुक से देखें। तुम लोग मिलाते हुए पढ़ते हो कि ये आदमी सही पढ़ा रहा है कि नहीं। ठीक है ठीक है। ठीक है ना। चलो चलो, क्या है रूट? देखो भैया, RUCERVUS, तो रूट्स वर्स डुबाऊ शैली, ये स्पेलिंग है, देख लेना। पीडीएफ में सब मर्ज करके तुम्हें बता देंगे। कल इसका क्विक रिवीजन करेंगे दोस्तों, और कल ध्यान देना, कल एमसीक्यू नहीं रहेगा, कल एमपी में हम इसके आगे की चीजें जो है वो देखने वाले हैं। जितने भी लोग जो पहली बार पढ़ रहे हैं, बड़े इत्मीनान से पढ़िए, बिना परेशानी के साथ पढ़िए, चीजें धीरे धीरे याद हो जाएगी भाई। परेशान नहीं होना है, इतना सारा नहीं पढ़ा है हमने, बहुत छोटी छोटी चीजें पढ़ी है। ये एनोटेशन जस्ट क्लास के बाद मैं जो है वो लेक्चर के साथ डाल दूंगा। तो जब आप इसकी क्लास को फिर से देखोगे स्पीड में, तब इस पीडीएफ को देख लेना। ठीक है, जिन लोगों को याद हो गया बहुत अच्छी बात है, पर हमें सावधानी रखनी है ना, यहाँ से सिली मिस्टेक नहीं करना है हमें। कल इसका एक क्विक रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, एमपी के किसी टॉपिक को अब उठाएंगे हम। वैसे मध्य प्रदेश में हम जो है वो चट्टाने पढ़ने वाले हैं कल, है ना, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए, बहुत बढ़िया है ना। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड कल मिलते हैं हम, सुबह मिलेंगे साइंस वाली क्लास में। और चलिए,